সারা ভারত কৃষক সভার ফেসবুক পেজ এই সময়ের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমরা নির্ধারিত সময়ের বাইরে গিয়ে আপনাদের সামনে মুখোমুখি আলোচনায় উপস্থিত হয়েছি। আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে সারা ভারত কৃষক সভার সর্বভারতীয় সভাপতি ডক্টর অশোক ভাওয়ালে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। তিনি আজকে আমাদের এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন। আমরা প্রথমেই তাকে আজকে এখানে এই আলোচনায় স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের এই আলোচনা আমরা আজকে করব হিন্দিতে, যেহেতু ডক্টর ভাওয়ালে বাংলা বলতে তার পক্ষে একটু অসুবিধা হয়, সে কারণেই আমরা মূল আলোচনাগুলো আমরা হিন্দিতেই রাখবো। আশা করি আপনাদের পক্ষে বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। हम आपको स्वागत करते हैं पहले। धन्यवाद। और पहले जो हम आपके सामने रखते हैं ये प्रश्न, संयुक्त किसान मोर्चा और इनमें AIKS भी शामिल थे। एक किसान आंदोलन हुआ था, उसमें बहुत सारे डिमांड थे, लेकिन वो डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई। तो डिमांड पूरी होने के बावजूद आपने भविष्य में कोई आंदोलन के कार्यक्रम कोई ठीक किया है कि नहीं? संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जैसे पूरा देश जानता है, बहुत बड़ा लाखों का संघर्ष दिल्ली की सीमाओं पर 2020-2021 में हुआ था। 1 साल और 15 दिन के संघर्ष के बाद मोदी सरकार को जो हमारी पहली मुख्य मांग थी कि 3 कृषि कानून जो उन्होंने बनाए, जो किसानों के पूरे खिलाफ थे, जनता के खिलाफ थे और एक मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स के पक्ष में थे, तो ये तीनों कृषि कानून उनको रद्द करने पड़े। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत संयुक्त किसान मोर्चा के 1 साल के संघर्ष की हुई। लेकिन उसके साथ ही और भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे थी, जैसे कि MSP की एक बहुत इम्पोर्टेंट मांग थी कि सभी किसानों को लागत खर्चे से 1.5 गुना दाम ये मिलना चाहिए। उसके साथ पूरा कर्जा मुक्ति होनी चाहिए किसानों की, खेत मजदूरों की, और ये फसल बीमा योजना को पूरी तरीके से बदल के आज जो बहुत बड़ा नुकसान ये पूरे बाढ़ से हो रहा है, अकाल से हो रहा है, इसके बारे में किसानों को भी कुछ उसके राहत मिलनी चाहिए, और सभी किसान खेत मजदूरों को अच्छा पेंशन मिलना चाहिए। ऐसे जो कुछ मांगे थी, तो इनके ऊपर मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इसके बारे में हम बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और उसमें बाद में देखेंगे, लेकिन वो बिल्कुल हुई नहीं। पिछले 5 सालों में उसका कुछ हुआ नहीं है। तो अभी ये सब मांगे आज भी है, उल्टा बहुत ही वो अर्जेंट हो गई है अभी, क्योंकि किसानों का जो आज का हालत है वो ज़्यादा बदतर हो गया। इसलिए लगातार संघर्ष हमारा जारी है। बीच बीच में भी 5 साल के अंदर अलग अलग किस्म के बहुत बड़े संघर्ष देश भर में हुए। बीच में 3 दिन का महापड़ाव सभी राज्यों के अंदर हुआ, बड़े मोर्चे हुए, रैलीज हुई, ये सब काम जारी है। अभी 12 फरवरी को, जैसे आप लोग सब जानते हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देशव्यापी हड़ताल कामयाब किया पूरे देश में, अभी 12 फरवरी कुछ दिन पहले। तो ये सब चालू है, लेकिन अभी भी उसके बारे में जो कहा जाए वैसे उसको कामयाबी नहीं मिली। तो इसलिए अभी 24 फरवरी को, अभी आने वाले 2-3 दिन के अंदर हरियाणा में कुरुक्षेत्र में SKM की राष्ट्रीय मीटिंग होने वाली है। हम लोग सब उसके अंदर अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से जाएंगे और वहाँ कुछ ना कुछ प्रोग्राम आंदोलन का उसके अंदर तय होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अब तो नए सवाल भी आए हैं
जैसे कि अभी ये भारत अमेरिका व्यापार करार हुआ है, यानी ये भी सब अभी 24 फरवरी के एसकेएम की मीटिंग के सामने, पुराने सवाल तो है ही, लेकिन ये नए सवाल भी उसके अंदर आएंगे, जिसके ऊपर सोच विचार करके उनके ऊपर भी कुछ भी करना पड़ेगा। ये जो आपने कुछ देर में बताया कि भारत मार्किन जो ये व्यापार एग्रीमेंट बना था, अभी तो साइन नहीं हुआ, मार्च में हो जाएगा, तो इसमें अखिल भारतीय किसान सभा ने विरोध किया इस एग्रीमेंट को जो होना था। लेकिन आपने क्यों विरोध किया? देखिए, ये जो भारत अमेरिका व्यापार करार है, ये बहुत ही खतरनाक है। हमारा स्पष्ट कहना है, पूरे किसानों को तो है ही, लेकिन साथ में मजदूरों के लिए भी है, खेत मजदूरों के लिए भी बहुत खतरनाक है, और हमारे जो छोटे उद्योगपति, छोटे वाले, इनके लिए भी बहुत उसका बुरा असर होने वाला है। अब इसका बहुत क्लियर कारण है, बहुत संक्षिप्त में मैं कहूँगा। इसके बारे में मोदी सरकार का जो रुख है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी, ये हमारे किसान सभा का हमारा कहना है। क्योंकि पहले जो टैरिफ अमेरिका हमारे ऊपर 2 या 3% हमारे सब माल के ऊपर कर रहे थे, वो उन्होंने सीधा 50% की। ये बहुत ही अपमानजनक बात है। और उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि हमने अभी 50 से लेकर 18 तक किए, यानी इसके ऊपर मोदी बहुत जश्न मना रहे, ये बहुत अच्छी जीत हो गई है सब। अरे लेकिन पहले वो टैरिफ 2 या 3% थे, उसके 6 गुना ज़्यादा 18% हुए, इसके बारे में कुछ नहीं बोलने को तैयार है। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे भारत के, जो भारत में अमेरिका का माल आता था, उसके लिए पहले 30% से 100% तक हमारा टैरिफ था अमेरिका के माल पर। अभी इस करार से उन्होंने, अभी मोदी सरकार ने मंजूर किया कि वो सब टैरिफ अभी रद्द हो जाएगा और 0% टैरिफ भारत लगाएगा अमेरिका के ऊपर। हाँ, अभी ये तो एकदम हाइट हो गई, यानी 30 से 100% कहाँ और अभी 0% कहाँ। तो अमेरिका हमारे माल पे 18% लगाएगा, लेकिन हमने अमेरिका के माल के ऊपर अभी 0% टैरिफ लगाने का, ये तो पूरा अन्याय है। और इससे बात जो होगी, हमारा जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में होने का, इनके 18% टैरिफ की वजह से वो नहीं जाएगा हमारा माल अमेरिका के अंदर, और उल्टा अमेरिका का माल बहुत सस्ते में 0% टैरिफ से हमारे देश में वो आ जाएगा। और इसके चलते हमारे देश के पूरे किसान, हमारे देश के मजदूर और ये छोटे छोटे जो पूंजीपति है, ये सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमारा कहना है कि ये पूरा अनइक्वल, यानी असमान ये करार है, और इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। इसके अंदर और एक मज़े की बात है कि अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अभी ट्रम्प के पूरे टैरिफ राज को रद्द किया। वो बोले कि ये सब राजसा अधिकार है ही नहीं अमेरिकी अध्यक्ष के पास कि ये टैरिफ बढ़ाए कम करे, ये तो था ही नहीं उनके अंदर। अभी ये सब होने के बावजूद आज भी हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये सब टैरिफ का पूरा खत्म करो। यानी इसका मतलब क्या है, 18% जो भारत में लगा है वो भी रद्द हो जाएगा। हाँ, अभी जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो मोदी ने बोलना चाहिए ना, अमित शाह ने बोलना चाहिए, पीयूष गोयल ने बोलना चाहिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया टैरिफ को, अभी क्यों 18% लगा रहे हमारे ऊपर। एक भी सेंटेंस आया क्या, एक भी निवेदन पिछले 2-3 दिन में सरकार की तरफ से नहीं आया। इसका मतलब क्लियर है कि इन्होंने पूरे शरण गए हैं ट्रंप के सामने, और पूरी तरीके से इन्होंने
पूरा सरेंडर किया भारत का इंटरेस्ट अमेरिका को। और इसका संबंध हमारा कहना है ये एप्स्टीन फाइल से हाँ। कहीं ना कहीं इसका संबंध जरूर है। और ये संबंध जो है ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक संबंध है और बहुत ही भारत के हित को बहुत ही बड़े पैमाने पर हमला करने वाला ये सब चालू है। इसलिए हमारा कहना है, हमने ऑलरेडी डिमांड किया, पीयूष गोयल ने इस्तीफा देना चाहिए जिन्होंने ये सब व्यापार करार किया। और आगे ऐसा ही चलेगा तो हम जरूर इसके बारे में और भी आगे जाकर हम इसका और कड़ी निंदा और ज़्यादा मांग हम करेंगे। हमारे देश के कृषि क्षेत्र में इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, कृषि क्षेत्र के ऊपर ये करार होने के पहले करीबन 5-6 महीने पहले इन्होंने कपास के ऊपर जो 11% टैरिफ था भारत ने लगाया हुआ अमेरिका के कपास के ऊपर, ये उन्होंने अगस्त महीने में निकाल दिया। यानी ये करार कब हुआ? फरवरी में। उसके 6 महीने पहले मोदी सरकार कपास के ऊपर जो टैरिफ है 11% वो रद्द करती है। अभी सोयाबीन के ऊपर वही होने वाला है, दूसरे चीज़ के ऊपर वही होने वाला है। और ये सब चलते हुए होगा ऐसा कि पूरा अमेरिकन माल, खेती माल भारत के अंदर आएगा, सस्ते में आएगा और इसके वजह से भारत के किसानों की बर्बादी होगी, उनका माल नहीं बिकेगा और इसलिए वो पूरी तरीके से आज खत्म हो जाएंगे। तो ये कृषि क्षेत्र के ऊपर बहुत ही बुरा उसका असर होगा। पहला असर तो मैंने पहले ही बोला कि हमारा माल एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, 18% ये जो उन्होंने टैरिफ लगाया, तो ये सब डबल इसका बहुत गलत असर भारत के खेती के ऊपर बहुत ही बुरा होगा। इससे हमारे किसान और ज़्यादा कर्जे में डूबेंगे और ज़्यादा आत्महत्या बढ़ेगी, किसानों की ज़मीन चली जाएगी। ये सब बहुत ही भयंकर इसके परिणाम जरूर होने वाले हैं। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं इसके पूरी तरीके से। ये जो अपने किसान की आत्महत्या के बारे में बोल रहा है, ये तो हमने सुना है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर किसानों ने आत्महत्या कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए क्या है, महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ी ज़्यादा पैमाने पर, उसके बाद है आंध्र में, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और कई दूसरे राज्यों में यह आत्महत्या हुई है। नव उदारवादी नीतियाँ जब से शुरू हुई 1991 से तब से हमारे देश में 4 से 5 लाख किसान और खेत मजदूर, अलग अलग किस्म के वो कैलकुलेशन है, लेकिन करीबन 5 लाख किसान और खेत मजदूरों को आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि इतने कर्जे में डूबे थे और कर्जे कैसे वापस देना उसके बारे में कोई सवाल नहीं था। इसलिए ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। तो ये इसके अंदर हमने देखा कि ज़्यादातर आत्महत्याएं ये कपास और सोयाबीन, ये 2 किस्म के किसानों की बड़े पैमाने पर हुई है। एक्चुअली अगर देखा जाए ये आत्महत्या का मूल कारण जो है, एक तरफ लागत खर्चा खेती का लगातार बढ़ रहा है क्योंकि बीज के दाम बढ़े, खाद के दाम बढ़े, कीटनाशक के दाम बढ़े, डीजल बढ़ा, पेट्रोल डीजल बढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ पानी सिंचाई के लिए हर चीज़ के दाम बढ़े पिछले कुछ सालों में। और इसका कारण बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के हाथ में ये पूरा व्यापार दिया और सरकार ने अपना हाथ उठा दिया। कोई भी मदद अभी सरकार नहीं करती किसानों को। तो ये सब ध्यान में रखते हुए एक तरफ लागत खर्चा बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को जो सही दाम मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिला। जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन ने बोला था कि लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम हर किसान को हर फसल के लिए मिलना चाहिए, वो कहीं भी दिया नहीं मोदी सरकार ने। और इसलिए किसान बहुत संकट में गिर गया और इसकी वजह से ये आत्महत्याएं बढ़ रही। तो इसको अगर रोकना है 2 चीज़ करनी पड़ेगी। एक तरफ ये पूरा लागत खर्चा कम लाना पड़ेगा, मल्टीनेशनल के ऊपर रोक लगाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा।
और एमएसपी का लीगल गारंटी जो कानून, ये सरकार को करना पड़ेगा। दोनों चीज ये मोदी सरकार करने को तैयार नहीं है। तीसरी बात करनी पड़ेगी, बैंकों से कम ब्याज दर में कर्जा किसानों को मिलना चाहिए। आज सामान्य किसान को, गरीब किसान को कोई कर्जा नहीं मिलता, मंझले किसान को भी कर्जा नहीं मिलता। किसको मिलता है कर्जा? अदानी को मिलता है, अंबानी को मिलता है, बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनको मिलता है, लेकिन आम जनता को आज कर्जा मिलता नहीं है। इसलिए उसको साहूकार के पास जाना पड़ता है, एमएफआई के पास जाना पड़ता है। उनके तो ब्याज दर जबरदस्त है, और वो भी एक कारण है जिसकी वजह से ही आत्महत्या बड़े पैमाने पर बढ़ती है। ये मामले हमारे हैं। इसलिए तो मैंने शुरुआत में कहा कि जो 2020-21 की मांगे थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी और ये पूरी तरीके से लागत खर्चा कम करना, ये सब, इसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और ज्यादा तीव्रतर होगी। अच्छा, 2014 में जब मोदी सरकार क्षमता में आई है तो उन्होंने कहा कि हमारे देश को जो किसान है उनको जो इनकम है वो द्विगुनी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तो 2026 चल रहा है, हमारे देश के जो अन्नदाता है वो कैसा है, इस समय कैसा है? देखिए, ये जो मोदी साहब ने बोला कि हम उनकी आय दुगुना कर देंगे, हमारा तो कहना है दुगुना छोड़िए, उसकी आधी आय रह गई। जो पहले थी उसके अभी 50% रह गए। इतना अभी बहुत गंभीर समस्या किसानों की है। और इसके चलते एक्चुअली फिगर्स भी निकाले कि पहले के आय के अनुसार उल्टा कल्टीवेशन से किसानों की आय कम हो गई। इसके फिगर्स है, पूरे सरकारी फिगर से ही हमने निकाले। तो ये बात आज किसानों के लिए बहुत ही तकलीफ की बात है। आज किसान जमीन बेचने को आज तुला हुआ है, क्योंकि कर्जा कैसे पूरा करेगा, कभी आत्महत्या हो रही है। और इसके चलते आज किसानी की हालत जब भी इतनी खराब कभी नहीं थी, इतनी अभी खराब हो गई। और अभी ये इंडिया, यूएसए और इंडिया यूरोपियन यूनियन, अगर ये करार होंगे तो मैं आपको कहता हूं कि भारत का किसान पूरी तरीके से टोटल बर्बाद होगा। और इसको अगर रोकना है तो पूरे देश ने एक साथ आना चाहिए किसानों के मदद के लिए। जैसे 2020-21 में पूरा देश उठा था किसानों के पक्ष में, वैसे करने की बहुत ज़रूरत है आज। क्योंकि आज सिर्फ किसान नहीं, मैंने शुरुआत में बोला, वैसे मजदूर भी पूरा तरह से मरेगा और छोटे उद्योगपति भी खत्म होंगे। तो यह आज जरूरी है सब लोग भारत के इकट्ठा आकर ये बीजेपी आरएसएस के मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ आने की कभी नहीं, उतनी जरूरत है। एकदम हमारी बातचीत एकदम अंत तक आ गई है, लेकिन एक सवाल आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हाल ही में महाराष्ट्र में हमने देखा है 2 किसान मूवमेंट हुआ है, एक तो पालघर में और एक नासिक जिले में। इसके जो 2 मूवमेंट हुआ है, इसमें इसका कोई असर महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में कितना हो सकता है, और हमारे देश के जो आने वाले जो किसान मूवमेंट है इसमें भी ये क्या असर पड़ेगा, ये 2 मूवमेंट? देखिए, 2018 में महाराष्ट्र में पहला किसान लॉन्ग मार्च हुआ था, और वो स्वतंत्र रूप से ऑल इंडिया किसान सभा, सर्व भारतीय कृषक सभा से हुआ था। उसका पूरा देश भर में, इतना ही नहीं पूरे दुनिया में वो लॉन्ग मार्च गया। बीजेपी के सरकार को घुटने टेकने पड़े, पूरा हमारे साथ करार करना पड़ा। हमने बोला ये करार जो आपसे आपने किया है किसान सभा की तरफ से, वो असेंबली के सामने रखी, और वो मुख्यमंत्री को रखना पड़ा उस वक्त। कुछ चीज उसके अंदर लागू हुई, अच्छा, जरूर हुई, उसमें सवाल नहीं है, लेकिन सब चीज पूरी नहीं हुई। अच्छा, तो ये सब पूरा होने के लिए अभी ये दूसरी बार हमने एक नहीं 2 लॉन्ग मार्च एक ही महीने में निकाले। हाँ, और हर, जैसे आपने कहा, पालघर में पहला,
वो भी 50,000 किसानों का था, अच्छा। पालघर जिले का। जिले। और उसके बाद नासिक से अगले हफ्ते में और एक निकला, वो भी 50,000 किसान सिर्फ नासिक जिले के थे। पहला जो 2018 का था पूरे महाराष्ट्र का था, अच्छा। यानी अलग अलग 20 एक जिले थे। इस बार एक एक जिले का अलग से 50,000 का निकला। इसका जरूर परिणाम हुआ, दोनों लॉन्ग मार्च के सामने सरकार को झुकना पड़ा। अच्छा। उनको पूरा, हमको लिखित रूप में क्या मांगे हमारी मान्य की है वो राज्य सरकार को लिख के देना पड़ा, कलेक्टर को लिख के देना पड़ा, और उसका अभी अमल में लाने का वो सब काम बाकी है। तो ये सब अभी काम ये चल रहा है। इसका नतीजा बहुत बड़ा हुआ महाराष्ट्र के राजनीति पर। क्यों हुआ? देखो, अभी ये पूरे स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हुए, जिसके अंदर बीजेपी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, और इसके चलते दो ऐसे कई पार्टी हो गई। और इसके चलते विपक्ष, ये इसके अंदर बहुत बड़ा विभाजन हुआ, इसलिए बीजेपी को ज्यादा सीट मिली। लेकिन ये सब होने के बावजूद, इसके रिजल्ट लगने के बाद इतने बड़े ताकतवर ऐसे आंदोलन हुए, इसका पूरे महाराष्ट्र का ध्यान खींचा गया। और ये हुआ कि आज भी बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले कोई तो है, और वो लाल झंडा है, किसान सभा है, वो लाल झंडा आज लड़ रहा है। ये संदेशा पूरे महाराष्ट्र में चला गया, देश के अंदर भी चला गया। हम जानते हैं कि त्रिपुरा में हमारे सर्वभारतीय कृषक सभा को बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ के बीजेपी सरकार के खिलाफ भी देना पड़ता है। हमारी किसान सभा अच्छी तरीके से लड़ रही है, गण मुक्ति परिषद भी बहुत अच्छी तरीके से लड़ रही है, खेत मजदूर यूनियन लड़ रही है, CITU है, जनवादी महिला समिति, SFI, DYFI, ये सब त्रिपुरा के अंदर बड़े पैमाने पर लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र के आंदोलन का न सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर लेकिन पूरे देश के ऊपर भी बड़े पैमाने पर उसका असर जरूर गिरेगा, और इसके अंदर लोगों को लड़ने की एक ताकत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ से देखा जाए, हमारे SKM के साथी बोलते हैं कि आपके 2018 के लॉन्ग मार्च के बाद हमें 2020-21 का आंदोलन ये भी मिलने के लिए हमको एक प्रेरणा मिली। ये आज SKM के लोग बोल रहे हैं, है ना? राजस्थान के हमारे किसान सभा के आंदोलन, महाराष्ट्र के आंदोलन, इससे ये SKM के आंदोलन को भी चालना मिली, ये भी बात है। तो वही इस बार ये भी होगी, ऐसा हमारी पूरी उम्मीद और विश्वास है। अंत में एक सवाल आपके सामने, सवाल छोटा है लेकिन जवाब कोई ज्यादा हो जाएगा, बड़ा होगा। हमारे देश का शासक कौन है, मोदी या ट्रम्प? ये सवाल हमारे देश के सारे कोने में ये सवाल उठ रहा है। बिल्कुल सही, एकदम सही, अच्छा जवाब पूछा। ये बात सही है। ये सब जो पिछले कई सालों से हो रहा है, 11 सालों से, इससे क्लियर दिखता है कि मोदी साहब ने हमारे भारत देश को बेच डाला है, अमेरिका को बेच डाला है, पूरे ट्रम्प की चमचेगिरी की है। और आपको याद है, वो ट्रम्प जब इलेक्शन लड़ रहे थे और मोदी साहब गए थे अमेरिका में, तब अध्यक्ष वो नहीं थे, ट्रम्प चुनाव लड़ रहे थे दोबारा, और वहां मोदी साहब जाके भारत के लोगों का पूरा वो ये लिया, कन्वेंशन लिया, और उसके अंदर उन्होंने घोषणा दी, अब की बार ट्रम्प सरकार। ये पूरे भारत ने सुना है, सबने, हमने सुना है। अब ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री हमारे इतिहास में नहीं हुआ कि जो जाके अमेरिका में इतनी चमचेगिरी करता है। त्रिपुरा में चमचेगिरी का मतलब जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना, सब पूरा देश जानता है। तो ये चमचेगिरी इतना करने वाला, अभी ये जो पूरा भारत अमेरिका का मुक्त व्यापार का करार देखिए, उसके पहले गाजा और पैलेस्टाइन, इसके बारे में हमने देखा भारत का जो पूरा रवैया था इतना निंदाजनक था, पूछिए मत। आज इसके ऊपर इस्राइल और अमेरिका
और उसके साथ ये पश्चिमी यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब देश ये इसराइल को समर्थन कर रहे थे। और इसने गाजा के अंदर 75,000 लोगों को खत्म किया पिछले 2 साल में, महिलाओं को खत्म किया, बच्चों को मार डाला, और इसका एक शब्द निंदा का मोदी सरकार से, भारत सरकार से नहीं निकला। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जिस ब्रिक्स नाम का जो संगठन है, उसमें से सभी बाकी देशों ने ये इसराइल का निंदा किया, अमेरिका की निंदा किया। ब्रिक्स में कौन कौन है? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई तो छोड़िए इंडिया, उसने तो कुछ किया नहीं, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, और बाकी ब्रिक्स प्लस है, और कई देशों ने इसकी निंदा की। लेकिन इंडिया यानी मोदी सरकार, उन्होंने इसराइल की बाजू ले ली, एक तरफ से अमेरिका की बाजू ले ली। ये इतना बुरी बात है, पूरे दुनिया में इसके ऊपर बहुत बड़ा भारत का पूरा इतिहास जो था पहले के ज़माने में, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, वो सब खत्म हो गया, वो पूरे रास्ते पे गिर गया। इतना ही नहीं, ईरान के ऊपर अभी चल रहा है ना, उनके ऊपर अभी धमकाने की बात है, और खुद भारत के ऊपर ये व्यापार करार से पूरे हमारे देश के लोग खत्म हो रहे हैं। लेकिन मोदी साहब ये पूरी अमेरिका का समर्थन कर रहे, जैसे कि वो अमेरिका के किसानों को मदद कर रहे, अमेरिका के बाकी ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को मदद कर रहे। ये बात है, ये जरूर, ये बात मुझे लगता है कि ये देश ट्रम्प तो चला रहा है, लेकिन ट्रम्प के साथ अदानी और अंबानी और बाकी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ये भी इस देश को चला रहे। मोदी साहब एक कठपुतली बने। कठपुतली का मतलब जानते हैं? हाँ, कि जो बोलेगा ट्रम्प वही करेगा, जो अदानी अंबानी बोलेगा वही करेगा। यही सब बात आज चल रही है, और इसीलिए ये मोदी सरकार पहले से ये साम्राज्यवाद के पक्ष में, कॉरपोरेट के पक्ष में रही है। इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आरएसएस का पूरा इतिहास ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बूट चाटने का रहा है। उस वक्त भी आजादी के आंदोलन में कहाँ थी आरएसएस? सब लोग लड़ रहे थे, लेकिन आरएसएस उससे पूरी अलग से थी। उन्होंने तो उल्टा ब्रिटिशों को पूरी तरीके से मदद किया। सिर्फ आरएसएस नहीं, हिंदू महासभा ने किया, मुस्लिम लीग ने भी किया, मोहम्मद अली जिन्ना का, ये भी बोलना चाहिए। ये 3 जो सांप्रदायिक संगठन थे, इन्होंने भारतीय जनता के साथ न रहते हुए, सांप्रदायिकता हमेशा ये बड़े बड़े लोगों को मदद करती है। आज वही चल रहा है हमारे भारत में। इसकी निंदा तो करनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ पूरे गांव-गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को तैयार करना होगा कि ये सरकार हमारी सरकार नहीं है, ये सरकार अदानी, अंबानी और ट्रम्प की सरकार है। इसलिए इसको हटाना बहुत बड़ा फर्ज पूरे जनता का होता है। ये हमको लोगों तक समझाना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। সুধী সজ্জন মণ্ডলী, আমাদের আলোচনা আমরা প্রায় শেষের পর্যায়ে শেষ করে এনেছি। এতক্ষণ আপনারা শুনলেন আমাদের সারা ভারত কৃষক সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অশোক ধাওয়ালে তার তীক্ষ্ণ এবং তীব্র রাজনৈতিক বিশ্লেষণ মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের এবং বিশেষ করে দেশের সঙ্গে আমেরিকার বর্তমান সম্পর্ক এবং তার যে গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য, তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেন দারুণভাবে। আশা করি আপনারা যারা এই আমাদের আলোচনা আজকে শুনেছেন কিংবা আগামী দিনেও আপনারা শুনবেন, নিশ্চয়ই আপনারা উপকৃত হবেন এবং এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আপনারা আগামী দিনে আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারিত করবেন। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।